के लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज मेथड। मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज मेथड। हिंदी में इसे बोलते हैं क्षरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन। क्षरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन। तो हमें किसी हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है लीकेज मेथड या क्षरण विधि से। क्या होती है लीकेज मेथड या क्षरण विधि? लीकेज किसे कहते हैं? जैसे किसी टंकी में पानी भरा हुआ है और कुछ समय बाद उसका पानी कम हो जाए तो हम बोलते हैं कि लीकेज हो गई। अब ऐसी ही घटना इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ होती है? क्षरण विधि या लीकेज मेथड हम लगा रहे हैं तो कोई चीज लीक होनी चाहिए। तो कौन सी चीज लीक होगी यहाँ पर? यहाँ पर लीकेज होगी कैपेसिटर के अंदर रखे हुए चार्ज। हम अभी तक ये मानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो आइडियल होता है ना, अगर उस पर कोई चार्ज दे दिया तो हमेशा चार्ज उतना ही रहेगा। फिर हमने पढ़ा कि इससे पहले के वीडियो में कि जब हम कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस के द्वारा डिस्चार्ज करते हैं तो चार्ज की वैल्यू घटने लगती है। वो भी क्या हो गया, एक लीकेज हो गई। इसके अलावा चार्ज कोई कैपेसिटर रखा हुआ है और उसको हमने चार्ज दे रखा है, मान लीजिए हमने उसको 20 गुलाम दे रखा है और 2-1 घंटे बाद जब हम देखते हैं तो 20 गुलाम से कुछ कम हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ लीकेज हो गई। तो यहाँ पर लीकेज का मतलब है कि जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू का कम होना। तो इसका जो सिद्धांत है लीकेज मेथड का वो ये है कि जब जब किसी कैपेसिटर को हाई रेजिस्टेंस के द्वारा डिस्चार्ज करते हैं तो टाइम कांस्टेंट टॉ इज इक्वल टू आरसी का मान अधिक होने के कारण आवेश को डिक्रीज होने में कुछ टाइम लगेगा। जिसे नापकर रेजिस्टेंस आर की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है।
ये इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत। तो जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, जैसा कि पिछले वीडियो में था, कि डिस्चार्जिंग में अगर कैपेसिटर फुल चार्ज है और उस पर चार्ज क्यू नॉट है, तो आफ्टर टाइम टी उस पर चार्ज क्यू रह जाता है। और उसका फार्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था, फार्मूला आया था क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर, जहाँ पर क्यू नॉट कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज है, टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर के, सी उसकी कैपेसिटी है। तो इस फॉर्मूले से हमें आर का मान निकालना है। इससे क्यू नॉट बाई क्यू आ गया ई रेज टू पावर टी ओवर आर सी, दोनों तरफ का लॉग दे देंगे, नेचुरल लॉग लेंगे तो एल एन क्यू नॉट बाई क्यू इज इक्वल टू टी ओवर आर सी, और आर की वैल्यू इससे रीअरेंज करेंगे, आर इज इक्वल टू स्मॉल टी ओवर, जब हम नेचुरल लॉग को लॉग टू दी बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी कैपेसिटेंस लॉग क्यू नॉट ओवर क्यू टू दी बेस 10। तो अगर हम प्रैक्टिकल से क्यू नॉट ओवर क्यू की वैल्यू, टाइम टी की वैल्यू ज्ञात कर लें और सी की वैल्यू हमें दी गई हो, तो इस फार्मूले में रख के हम अज्ञात हाई रेजिस्टेंस आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रयोग द्वारा टी, सी व क्यू नॉट बाई क्यू का मान ज्ञात करके समीकरण 1 से जो हमारे पास अज्ञात रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्यू नॉट ओवर क्यू का मान निकालने के लिए हम कैपेसिटर को किसी गैल्वेनोमीटर में डिस्चार्ज करेंगे। कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है जब हम उसमें कोई चार्ज पास करते हैं, डिफ्लेक्शन थीटा प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। तो अतः क्यू नॉट ओवर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा नॉट ओवर थीटा, जहाँ थीटा नॉट क्यू नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन है
और थीटा क्यू के करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन है, विक्षेप है। अतः इक्वेशन 1 से कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल टी ओवर 2.3026 इंटू कैपिटल सी इंटू लॉग 10, और लॉग लिया आपके हमने थीटा नॉट ओवर थीटा का। चाहे तो हम इक्वेशन 1 से और चाहे हम इक्वेशन 2 से प्रैक्टिकल से वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रखकर कैपिटल आर का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब ये तो हो गया प्रिंसिपल। अब इसकी मेथड देख लेते हैं कैसे करते हैं। कार्यविधि, इसमें हम क्या करेंगे कि एक ज्ञात धारिता, ज्ञात कैपेसिटी, जिसकी ऐसा कैपेसिटर लेंगे जिसकी हमें कैपेसिटी पता हो, और एक हाई रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर, व एक बैटरी या सेल, सबको हम पैरेलल में लगा देंगे। सबसे पहले एक हमें नोन कैपेसिटी का कैपेसिटर, उसके पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस, फिर एक गैल्वेनोमीटर, और फिर एक सेल। सेल का ईएमएफ मान लिया कैपिटल ई है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और कैपेसिटर की वैल्यू कैपिटल सी है। इन सबको पैरेलल में हम कनेक्ट कर रहे हैं, और हर चीज को कैपेसिटर से कनेक्ट करने के लिए हम की का इस्तेमाल करेंगे, K1, K2, K। इस तरीके से हम सर्किट बना लेंगे। अब निम्न प्रकार करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम निकालेंगे वो बताते हैं। पहला स्टेप 1, क्लोज K3 K3 ऑन। केवल हम K3 को क्लोज करेंगे, जिससे C
पूर्ण आवेशित यानी फुल चार्ज हो जाए, और इस पे चार्ज कितना आ जाए, क्यू नॉट इज इक्वल टू सी। पहला स्टेप ये है कि कैपेसिटर सी को हमने फुल चार्ज कर दिया। अब स्टेप टू, क्लोज K2 ओनली, जिससे क्यू नॉट जी में जाए, गैलोमीटर में जाए, और हमें थीटा नॉट प्राप्त हो जाए। स्टेप थ्री, क्लोज K3 अगेन, जिससे सी पुनः फुल चार्ज हो जाए। और इसके बाद हम क्या करें, नाउ क्लोज K1 फॉर टाइम स्मॉल टी को हम स्टॉप वॉच से मेजर कर लेंगे, 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी मेजर करना है, जिससे कुछ आवेश आर के थ्रू प्रवाहित हो जाए, और सी पर कुछ आवेश बच जाए। मान लेते हैं स्मॉल क्यू आवेश बच जाता है। अगले स्टेप में, स्टेप 4, बचे आवेश को K2 क्लोज करके जी में भेजते हैं, गैलोमीटर में भेजते हैं, इससे थीटा प्रोपोर्शनल टू क्यू प्राप्त हो जाता है। तो हमने क्या करा, समय को निकाल लिया स्टॉप वॉच से, पहले पूरे चार्ज को पास करके थीटा नॉट निकाल लिया स्टेप सेकंड में, और फिर स्टेप फोर्थ में हमने बचा हुआ चार्ज जो थीटा है, उसके बचा हुआ चार्ज जो क्यू है उसके करस्पॉन्डिंग थीटा थीटा निकाल लिया। तो इक्वेशन 2 में रखने के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब इससे केवल हमें एक रीडिंग मिली। अब हमें क्या करना है कि स्टेप 3 को और स्टेप 4 को रिपीट करना है। स्टेप 5, अलग अलग समय पर समय
टी के लिए स्टेप 3 व 4 को दोहराते हैं और मान ज्ञात कर लें। इस प्रकार से हमें टी के अलग अलग मान के लिए थीटा नॉट ओवर थीटा इसकी वैल्यू में अलग अलग प्राप्त हो जाएंगी। अब ये तो प्रैक्टिकल का हो गया। उसके बाद अब जो हमारे पास वैल्यूज आ गई लॉग थीटा नॉट ओवर थीटा व टी के बीच ग्राफ खींचते हैं जिसका स्लोप लॉग थीटा नॉट ओवर थीटा डिवाइडेड बाई टी का मान समीकरण 2 में रखकर अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर का मान ज्ञात हो जाता है। तो जो ग्राफ आएगा वो लगभग इस प्रकार से आएगा। एक्स एक्सिस पे तो टाइम और वाई एक्सिस पे लेंगे हम लॉग थीटा नॉट ओवर थीटा। तो जो रीडिंग आएंगी वो लगभग ऐसे आएंगी और ये स्ट्रेट लाइन टाइप की आएगी। इसका हम स्लोप निकाल लेंगे। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखकर आर का मान ज्ञात कर देंगे। तो इस प्रकार से अज्ञात उच्च प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाता है। अब इसमें एक बात आती है कि हम उच्च प्रतिरोध आर का मान ही क्यों निकालते हैं। आर का मान निम्न होने पर जो कालांक है टाइम कांस्टेंट उसका मान बहुत कम होगा और इस कारण सी कैपेसिटर जो है वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। और स्मॉल टी का मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस विधि को निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए नहीं कर सकते। इससे केवल उच्च प्रतिरोध ही नापे जा सकते हैं। तो यहाँ हमने करंट को लीक किया बाहर रेजिस्टेंस आर में, लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। ऐसे ही कैपेसिटर भी परफेक्ट नहीं होता। तो लीकेज बाहर के अलावा उसमें अंदर भी लीकेज होती है।
उस कारण से जो अज्ञात प्रतिरोध हमने R माना है, वो वैल्यू बिल्कुल एक्चुअल ना होकर कुछ अंतर पे होगी। अब कितने अंतर पे होगी उसका हम करेक्शन देखते हैं। संधारित्र के स्वयं क्षरण द्वारा उच्च प्रतिरोध के मान में संशोधन। करेक्शन ऑफ हाई रेजिस्टेंस वैल्यू ड्यू टू सेल्फ लीकेज ऑफ कैपेसिटर। पहले तो हम ये समझते हैं कि सेल्फ लीकेज कैपेसिटर की होती क्या है और इससे रेजिस्टेंस के मान में किस प्रकार से परिवर्तन आए। जैसा अभी हमने कहा कि कोई भी कैपेसिटर परफेक्ट नहीं होता। अगर हमने इस पे कैपेसिटर C पर कुछ चार्ज Q0 दे दिया और इसे कुछ समय लेफ्ट कर दिया, ऐसे ही हमने इसको खुला छोड़ दिया, ठीक। और उसके बाद पुनः इस पे हमने अगर हम चार्ज देखेंगे तो वो वैल्यू Q डैश की वैल्यू Q0 से कुछ कम आती है। इसका मतलब इस पे जो हमने चार्ज दिया था उसका कुछ पोर्शन अंदर भरा हुआ होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पढ़ रखा है आप लोगों ने कि किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ चार्ज प्लस और माइनस इस डाइलेक्ट्रिक के थ्रू अंदर चला गया और आपस में मिलकर एक दूसरे को खत्म कर दिया, जिस वजह से टाइम टी के बाद, टाइम टी डैश के बाद इस पर चार्ज की जो वैल्यू है वो Q0 से कुछ कम रह गई। तो परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक के कारण जो कुछ चार्ज लॉस हो जाता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ लीकेज। तो लॉस ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर ड्यू टू passage through dielectric between plates is called self leakage। यानी परावैद्युत, जो दो प्लेटों के बीच में परावैद्युत रखा है उसके कारण जो चार्ज समय के साथ इसमें से पास हो जाता है उसको हम सेल्फ लीकेज या स्वक्षरण कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है जिसके थ्रू चार्ज पास हो गया। यानी दोनों प्लेट के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गई जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर और नीचे सब उसमें सबस्क्रिप्ट में एस एल, सेल्फ लीकेज। तो हम मान सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम एक रेजिस्टेंस आर एस एल के इक्विवेलेंट है। तो जो सर्किट अभी तक हम ले रहे थे आदर्श कैपेसिटर या आइडियल कैपेसिटर मानकर, उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। उसमें चेंज ये आ जाएगा कि
जब हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में कैपेसिटर को टी टाइम के लिए डिस्चार्ज कर रहे थे, तो उस वक्त केवल हमने रेजिस्टेंस ली थी कैपिटल आर। अब वो वास्तव में कैपिटल आर रेजिस्टेंस ना होकर पर इसके परावैद्युत की जो रेजिस्टेंस है आर एस एल, और कैपिटल आर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। अतः संधारित्र सी आर व आर एस एल के पैरेलल कॉम्बिनेशन संयोजन से डिस्चार्ज होता है। इसको हम आर एस एल अंदर की तरफ है, तो इसको हम सीरीज में ना दिखा के पैरेलल में दिखाएंगे। इसका मतलब जो हमने आर की वैल्यू अभी निकाली थी इससे पहले, वो कैपिटल आर उच्च प्रतिरोध का वास्तविक मान ना होकर आर एस एल और उच्च प्रतिरोध के वास्तविक मान का समांतर क्रम संयोजन है। अतः उच्च प्रतिरोध का वास्तविक मान आर नॉट हो तो ऊपर प्रयोग द्वारा प्राप्त कैपिटल आर, आर नॉट व आर एस एल का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 ओवर कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर नॉट प्लस 1 ओवर आर एस एल। इससे आर नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। आर नॉट इज इक्वल टू
आर आर एस एल ओवर आर एस एल माइनस कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू तो हमने पहले निकाल ली। कैपिटल आर क्या था कि उच्च प्रतिरोध का मान, जबकि हमने कैपेसिटर को आइडियल माना। और आर नॉट क्या है? उच्च प्रतिरोध का वास्तविक मान जब कैपेसिटर आइडियल नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल से आर की वैल्यू तो जैसे पहले निकाली है वैसे निकाल लेंगे। और अगर अब हमें आर एस एल की वैल्यू पता चल जाएगी तो अज्ञात प्रतिरोध आर नॉट की वैल्यू एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। अतः आर एस एल ज्ञात होने पर अज्ञात उच्च प्रतिरोध आर नॉट का वास्तविक मान ज्ञात किया जा सकता है। पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 की सहायता से कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद आर एस एल का निकालेंगे और फिर ये इक्वेशन 3 में रखकर हमें वास्तविक मान मिल जाएगा अज्ञात उच्च प्रतिरोध का। तो अब आर एस एल का मान ज्ञात करने की विधि। स्टेप 1 फिगर वही रहेगी ऊपर वाली, यानी जिसमें एक कैपेसिटर, एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर और बैटरी हमने पैरेलल में लगा रखी है। स्टेप 1, सी को फुल चार्ज करके जी के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा थीटा नॉट प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट ज्ञात करेंगे। ये तो पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, पुनः क्यू नॉट तक यानी फुल चार्ज करके सी को टी डैश समय के लिए खुला छोड़ देंगे, ओपन कर देंगे इसको बिल्कुल, जिससे कुछ आवेश परावैद्युत द्वारा लीक हो सके या क्षय हो सके। अब शेष आवेश क्यू डैश के लिए गैल्वेनोमीटर जी से थीटा डैश इज इक्वल टू
थीटा डैश प्रोपोर्शनल टू क्यू डैश प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से हमें टी डैश और थीटा डैश दोनों मिल जाएंगे। अब समीकरण 2 से आर एस एल इज इक्वल टू टी डैश ओवर 2.3026 इंटू सी इंटू log 10 थीटा नॉट ओवर थीटा डैश। इस फार्मूले में समीकरण 2 वाले फार्मूले में रखकर हमें मिल जाएगा आर एस एल, सेल्फ लीकेज रेजिस्टेंस कैपेसिटर। समीकरण 4। अब समीकरण 2 व 4 से मान 3 में रखकर अज्ञात उच्च प्रतिरोध का वास्तविक मान आर नॉट ज्ञात हो जाए। इस प्रकार से सेल्फ लीकेज की वजह से जो करेक्शन होगा वो हम कर सकते हैं। तो ये तो था measurement of high resistance by leakage method and correction for self leakage। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि कोई कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद 50 डिवीजन देता है and when it discharges by high resistance 25 mega ohm for 10 seconds, then it gives 45 division on galvanometer। Then find C। मतलब यदि कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद जब हम गैल्वेनोमीटर में डिस्चार्ज करते हैं तब तो वो 50 डिवीजन दे रहा है। यानी ये तो हो गया हमारा थीटा नॉट फुल चार्ज डिफ्लेक्शन। थीटा नॉट तो हमें दे दिया 50 डिवीजन। और जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं R इज इक्वल टू 25 मेगा ओम से समय 10 सेकंड के लिए, तो जो बचा हुआ चार्ज है वो देता है 45 डिवीजन, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45। हमें बताना है कि C की वैल्यू क्या है। हमें क्वेश्चन में एक चीज और दी है, गिवन log 1.11 to the base 10 is equal to
0.04532। हाँ जी, तो अब हमें इन सब वैल्यू से सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल टी ओवर 2.3026 इंटू कैपिटल सी इंटू लॉग थीटा नॉट ओवर थीटा टू द बेस 10। और इस फार्मूले से हमें सी निकालना है। सी इज इक्वल टू टी ओवर 2.3026 इंटू आर इंटू लॉग थीटा नॉट ओवर थीटा टू द बेस 10। अब इसमें हम दिए गई वैल्यूज रख लेंगे। P की वैल्यू है 10, 2.3026 इंटू आर की वैल्यू है 25 मेगा ओम यानी कि 25 इंटू 10⁶, और लॉग ये हो जाएगा 50/45 टू द बेस 10। तो ये हो गया आपका 10/2.3026 इंटू 25, 10⁶ को ऊपर ले गए हम 10⁻⁻6, और ये लॉग 50/45 होता है लॉग 1.11 टू द बेस 10। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है लॉग की, वो वैल्यूज रख देंगे और कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा C इज इक्वल टू 3.83 माइक्रोफैराड। इस प्रकार से डायरेक्ट फार्मूले में रखकर ही आंसर आ जाएगा बीएससी लेवल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।